जवा का घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी। आदिल चौहान के इकलौते बेटे की शादी थी। तैयार लड़कियां तैयार हो रही थीं तो कुछ भूलकी पे टपेगा वही थी। जवा अनीस और अनाया के इंतजार में थी। जब से वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रही थी। राबा बेगम ने रवेश साहब के साथ आना था। वो अभी ऑफिस में थे, इसलिए अनीस अकेली आग के कहे जवा इससे नाराज न हो जाए, और जुहान भी अभी 3 बार जल्दी आने का कह चुका था। जवा खड़ी उनको सब बातें सुनाने में मसरूफ थी कि एकदम से अनीस इसके पीछे हो गई और भागवो की आवाज निकाली कि जवा बेचारी डर का उछल पड़ी। किधर अनीस दानत निकालने में मसरूफ थी। अनीस को पता था जवा जान मिजाइल बनी होगी। जवा इसके पीछे भागी के 2 लगा सके कि अनीस अनाया से टकराई जो अभी अंदर बढ़ रही थी। तुम दोनों क्यों जड़ीरें बनी हुई हो? अनो आगे से हटो, इस पीतों में आज चटनी बनाओगी और फिर बाद में तुम्हारी। अनीस ने दरमियान में अनाया को खड़ा कर रखा था और खुद इसकी पीछे जवा से बचने की कोशिश कर रही थी जो उनका इस तरह वेलकम कर रही थी। वो जी क्यों न, हमने क्या क्या है? अनीस आंखें नचाती हुई बोली। ये इसका पदीन था कि वो दोनों देर से जाएगी और जवा को चिड़ी बनता देखेंगे कि कितने दिन हो गए थे। अनीस ने जवा को तंग नहीं क्या था और आज तो जैसे जवा अभी पीछे सारे हिसाब देने पर कली हुई थी। जवा ये मेरा नहीं, इसका पदीन था। अनीस ने मजे से जवा को आंख बंद की और फर्जी कॉलर झाड़ा। अनो मुझे पता है ये ऐसी का आइडिया होगा, मैं वसा तुम दोनों से। अच्छा ठीक है, वो वसा हम जा रहे। अनीस अनाया का हाथ पकड़कर जाती कि जवा ने अनीस की नोटंकी देख पास पड़ा कशन फेंका जैसे अनीस पीट कर चुकी थी। और फिर दोनों को दावनेज में ले आई और उनकी लगीज पहले ही अपने रूम पहुंचा चुकी थी। जवा ने सबसे अनीस और अनाया का तारुफ करवाया। सादिया बेगम ने तीनों को पास बुलाकर नजर उतारी कि जवा ने मूंगिया कलर की पेड़ों को छोटी फराक जिसके गले और बाजुओं पर बेसनिप सा काम हुआ था। अब वो 7 मीटर का दोपट्टा दे रखा था। बालों का वैसी जोड़ा बनाए, गले में बारीक सी चेन और आयरन पहने बहुत प्यारी लग रही थी। अनाया ने पेड़ कलर की फराक, इसके भी बाजुओं और गले पर काम था, और साथ ग्रीन कलर का नेट दोपट्टा बालों की पोनी टेल बनाए छोटी सी प्यारी लग रही थी। अनीस ने ब्लैक कलर की फराक जिस पर गोल्डन कलर में काम हुआ था और बाजुओं पर रेड कलर के छोटे छोटे मोती लगे थे। इसने दरमियान से मांग निकाले, दोनों साइड से चुपिया किए, इनको एक छोटी सी रेड कलर में पैक किए, बाकी बाल खुले छोड़े थे और रेड आयरन और रेड हेयर पहने रेड दुपट्टे शानों पर फैलाए नजर लग जाने तक प्यारी लग रही थी। उसके बाद सब ने मिलकर खूब गाने गाए। अनीस ने ढोलक बजाई और अनो जवा ने गानों के हाथ पांव टूटे। लास्ट पे जवा ने अनवर अनीस के लिए ये कहा, तेरी माँ ने पकाए अंडे तसी मंदे ते पे गए डंडे, लिटे भी चादर रखते सलिटी रंग माया, आजू सामने कोलो न रखे न रंग माया। जवाब में अनीस मेडन, तेरी माँ ने पकाया रोटियां तसी मंगिया ते पे दिया सुनकिया, लिटे भी चादर रखते सलिटी रंग माया, आजू सामने कोलो न रखे न रंग माया। सब उनकी जवाबी कार्रवाई पर कह के लगा रहे थे। इसके बाद सब ने अनीस से रिक्वेस्ट की कि वो एक सॉन्ग गाए जिसकी आवाज बहुत अच्छी है। रस्बा बेगम भी मुल्क साहब के साथ सब की थी। मर्द हजरात सारे सिटिंग एरिया में थे। फिर अनीस ने अपनी दोस्तों के लिए ये गाना गाया, सागर की बाहों में नौजे है, जितनी हमको भी तुमसे मोहब्बत है, इतनी कि ये बेकरार न कभी होगी। तुम बहुत प्यारी करते हैं तुमको सनम। सब इसकी आवाज के जादू में गुम हो गए। कुछ देर के बाद रस्बा बेगम और मुल्क साहब चले गए और अपनी लड़की को ख्याल रखना कहना न भूले। सब अपने अपने कमरों में चले गए। जवा, अनीस और अनाया एक रूम में थी। जवा और अनाया ने अनीस के लिए काले जग लिबास भी शॉपिंग गाया। जब वो रूम में आई, वो ब्लैक कलर में बहुत प्यारी लग रही थी कि दरवाजा नोक हवा और जुहान उनके रूम में आया गया। अनीस खुश होगी उसके पास आई। जुहान ने तीनों के डर पर हाथ रखा और खाने का पूछा कि मेरी बहनों ने खाया या खुशी में भूले। नहीं भैया, हमने खा लिया है। अच्छा, कल मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं तो आप अच्छे से पेश आना। अभी कोई बात करता कि सुहा की कार आने लगी। वो मुस्कुरा पड़ा तो सबने ये जबान और वो लंबा करके कहा तो जुहान जल्दी से बाहर निकल गया कि क्या पता चढ़ी बात ही ना कर देते, और वो जुहान की जल्दबाजी पर मुस्कुरा चार डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। आसमान साहब ने कहा कि वो घर चले पर मीर सिकंदर अली शाह ने साफ इनकार किया और अपने घर आ गया कि उसे बहुत से काम करने थे। होशमा हादी और कबीर इसके घर रखे हुए थे, जबकि बाकी सब इसका पता करके चले गए थे। जुहान ने मीर सिकंदर अली शाह और कबीर की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। उन सब ने कल जाना था, जबकि आज मेहंदी थी तो कबीर और सिकंदर को लाजमी आने का कहा शाह नहीं जा सकता था, पर जुहान की जद पर बस थोड़ी देर के लिए आने का मान दिया था। हुस्मा हादी को लिए शोपन पर गई हुई थी।
शायर वासफों के कर एक मैसेज सबको लिए छोड़ा और अगले 15 मिनट में सब 20 मिनट में मौजूद थे। शाह सगीर के कश नेता हवा सरबराही कर्सी पर बरजवान था। सर खबर मिली है कि कालिया लंदन में है और सर वफाकी वजीर इसमें शामिल है। हमारा जो आदमी कालिया के पास काम करता है उसने बताया है कालिया ने आपको छोड़कर एनविस का पता करना चाहता है। इसका ख्याल कि आप इसके बारे कुछ नहीं जानते और सर एनविस को आज तक किसी ने नहीं देखा, वो बस रात के अंधेरे में वार करता है। हमजा ने टुकड़ा दिया जिसके बाजुओं पर पट्टी बंधी थी। सर वो बहुत खतरनाक है। मीट में रब्जे को ऐसे गिराता कि रब्जा सबर भी नहीं पाता। कबीर शाह की तरफ देख रहा था जिसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो कि शाह का फोन रंग हवा तो किसी की कार थी। शाह स्पीकर कैसे हो, आगे से पूछा गया। ठीक एक लफ्जी जवाब दिया था। एनविस के बारे जानते हो, हमने आगे से हंकार धरा। तो अब क्या करना है? इस आदमी ने शाह से पूछा। सब तो कुछ नहीं, वो जो करता करने दे। अगर मेरे रास्ते आया तो आप इसको अच्छी तरह समझा दे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू रहे मुझसे, नहीं तो राव कर दूंगा। शाह की टीम इसकी आंखें देख दब रही थी जो सोख हो चुकी थी, जबकि कबीर नीचे सर किया अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था जो शाह की आंखों से मुख्फी नहीं थी। शायद सब मिशन के दौरान हमने एक आदमी को जिंदा पकड़ा है पर वो अपना नींद नहीं खोल रहा। हमने हमन को तस्वीर भेजो इसे। कैसे नहीं खोलता? वो आदमी एक कमरा में कर्सी पर बंधा था कि घर से दरवाजा खोला और शाह अपनी वजाहत के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने ब्लैक पेंट शर्ट और गन होलिस्टर और ऊपर मुंगिया कलर की जैकेट पहन रखी थी। वो आदमी इसको देख थर थर कांपने लगा। तब तुम कौन हो? तुम्हारी मौत? शाह फंकारा था। जो पूछो बस उसका जवाब दो। वो इसके सामने कर्सी खींच कर बैठ गया। कालिया का मुस्तकबिल पता बस 4 लफ्ज में इस्तफसार किया गया। वो आदमी मुझे नहीं पता। मीर सिकंदर अली शाह को न सुनने की आदत नहीं। मैं सच कह रहा हूं। शाह उठा और टेबल के दरा से एक कटर निकाला। इसे देख इस आदमी की आंखें बाहर का उबलने लगी कि शाह ने इसके हाथ की पहली उंगली का नाखून खींच डाला। वो आदमी चेफ पड़ा, कमरा साउंड प्रूफ था। इसकी चेफें बाहर नहीं जा सकती थी। इधर कबीर को पता था कि सिकंदर अंदर उसकी नौत बनकर गया है। वो बलूचिस्तान रहता और जब कोई खतरा देखे तो अफगानिस्तान चला जाता है और कुछ जर्जी मई के साथ होता और वो इस वक्त दुबई में है। हम ये कहते साथ ही शाह ने उसके ऊपर 2 उंगलियों के दरमियान अंगूठे से ऐसे घुमाया कि सामने वाले के जिस्म को काटता चला गया। शाह चेहरे पर मुफ्लिस मुस्कुराहट सजाए कमरे से निकल गया। हुआ होता तो उसकी मुस्कुराहट में खो जाता, पर ये वो जानता था कि इसकी मुस्कुराहट इसके दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक है। इधर एनविस इस आदमी के पास बैठा था जिसने मीर सिकंदर अली शाह को कॉल की थी। कबीर इनको मिलने आया था कि सामने एनविस को देखा जो हड्डी से चेहरा छुपाए कड़ाई पे मुफ्लिस बेरेट बांधे और एक गन होलिस्टर टांग पर बंधा था। कबीर खान मुवाजना कर रहा था कि ये एनविस और सिकंदर एक दूसरे की टक्कर और बढ़कर खतरनाक है। मीर सिकंदर अली शाह तुम्हारे बारे जान दिया है तो आदाए बेनियाजी दिखाई गई। तुम जानते हो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आगे से एनविस दिलफशी से मुस्कुरा उठा। मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम मीर शाह के रास्ते मत आना, नहीं तो वो जो तुम्हारा हाल करेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं इसकी हैदत कर रहा। इससे तुम्हारी जरूरत नहीं, पर मैं फिर भी बाज नहीं आऊंगा। इसके सामने कभी मत जाना, वो भी मेरे सामने कभी मत आए, नहीं तो जो होगा आप जानते हैं। इसके बाद वो आदमी मुस्कुरा पड़ा और कबीर होंठ कचलता मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि वो जानता था यह होने वाली गुफ्तगू मीर सिकंदर अली शाह सुन चुका है। वो जैसे आया था वैसे ही गायब हो चुका था। कबीर और वो आदमी इन दोनों के लिए मुस्कुरा दे के कुछ नहीं हो सकता इनका।